नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे जो भारतीय आदिवासी इतिहास में अमर है और उसका प्रभाव आज भी मौजूद है और उस क्षेत्र में आज भी यह संघर्ष चल रहा है। इस विद्रोह का नाम भूमकाल विद्रोह जो 1910 में हुआ था और इस विद्रोह का नेता थे गुंडाधुर। वहाँ की भाषा में गुंडा का मतलब होता है वीर, नायक। अधूर उसका नाम था गुंडाधुर। छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित बस्तर जिला में बहुत घने जंगल हैं जिनमें आदिवासियों के कई जातियां निवास करती है। गोंड, धुरवा, हलवा, भतरा अन्य जातियां वहाँ निवास करती हैं। गोदावरी के एक उपनदी है इंद्रावती, उसके पानी से वहाँ अच्छी खेतीबाड़ी होती थी। यहाँ के आदिवासी दूसरे दुनिया से कोई मतलब नहीं था और न के बराबर बाहरी दुनिया से संपर्क में थे। वे लोग अपनी संस्कृति और वन देवी और प्रकृति को पूजते थे। अब पूछते पैदावार और वनों उपज पर निर्भर रहते हैं। हजारों सालों तक उनके जीवन में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आया, जबकि कितने शासक आए और गए, क्योंकि कई शासक उनके संस्कृति और उनके रीति रिवाज और उनके जल जंगल जमीन में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया था। 14वीं सदी में काकतीय राजवंश ने बस्तर पर अपना शासन स्थापित किया था। इसके बाद सदियों तक बस्तर दिल्ली सल्तनत, मुगल और बाद में मराठा राजाओं को शुल्क देता रहा और उन्होंने कभी भी बस्तर के आदिवासियों के संस्कृति और उनके जीवन शैली में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन विस्तार और उनके आर्थिक नीतियों से हालत और उनके हालात बदल दिया। धीरे धीरे अंग्रेज उनके जीवन में हस्तक्षेप करने लगे और इसकी वजह से उस क्षेत्र के दूर दराज के गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष फैलने लगा। असंतोष की सबसे बड़ी वजह भारतीय वन अधिनियम 1878 था, जिसके तहत पूरे भारत के जंगलों को 3 वर्गों में बांट दिया। आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और ग्रामीण वन, रूरल फॉरेस्ट। जंगल का सबसे अनुकूल हिस्सा सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गया, जिसे आरक्षित वन कहा जाता था। इसमें आदिवासियों को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उनके हर एक्टिविटी, हर गतिविधि पर रोक लगा दी गई थी और ऐसा करने पर उन्हें सजा दी जाती थी। इन वन प्रबंधन में आदिवासियों का कोई दखल नहीं था। संरक्षित वनों पर सरकार का अर्ध नियंत्रण था और सीमित रूप से आदिवासी उनमें अपना आ जा सकते हैं और सीमित वनों उपज आर्थिक गतिविधियां कर सकते थे। और वो भी उनको यह इजाज़त मिलती थी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाने आने का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुखबिरी करते थे और उनके बेगारी करते थे। किसानों और आदिवासियों का यह वर्गीकरण पसंद नहीं आया। इसके पहले भी 1850 के दशकों में जंगलों को नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी। इसका परिणाम 1855 में झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ था। अब यह बस्तर में आक्रोश फैला। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था
कि उन्हें खुद की ज़मीन पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने लगभग 2/3 वनों को आरक्षित करने, स्थानीय लोगों द्वारा झूमिंग खेती पर बैन लगाने और शिकार करने पर रोक लगा दी गई और वन उपज एकत्र करने पर पाबंदी लगा दी गई। अगर कोई उस क्षेत्र में वनों में काम करना चाहता था तो उससे बेगारी करवाई जाती थी। भूमि किराया भी मुख्य समस्या थी। लोगों का जीवन दुभर होने लगा। लोग हालात के आदी होने ही वाले थे और होने ही लगे थे कि 1907-08 के दौरान उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। 1899-1900 के बाद यह दूसरा अकाल था, जबकि 1908 में ठेकेदारों को आरक्षित वनों में पेड़ काटने का इजाज़त दे दिया गया। उस समय अंग्रेजों का शासन विस्तार और व्यापार विस्तार के लिए रेल का विस्तार चल रहा था, जिसके लिए रेल के डिब्बे बनाने, रेल के पटरियों के स्लीपर बिछाने, इमारती लकड़ियों को काटने तथा सामान्य लकड़ियों को काटने का इजाज़त दिया गया ठेकेदारों को। और इस तरह से आदिवासियों के मुख्य जो आजीविका का बाजारीकरण कर दिया गया और उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया था। दूसरे तरफ शराब के मुनाफा के चक्कर में कंपनियों ने अंग्रेजी शराब के मुनाफा कमाने के लिए वहाँ के जो आदिवासी लोग शराब बनाते थे, शराब का इस्तेमाल करते थे, जबकि वहाँ के आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है शराब बनाना और शराब पीना, इस पे बैन लगा दिया गया था और शराब बनाना गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इससे अंग्रेजी शराब की बिक्री बढ़े और उसे मुनाफा हो। इस तरह के कार्यों से बस्तर में आक्रोश फैलने लगा। सरकार की इस तरह के नीतियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित कांकेर के जंगलों के धुरवा आदिवासी हुए, क्योंकि वनों को आरक्षित करने का शुरुआत यहीं से किया गया था। आक्रोश बढ़ने से विद्रोह की बात होने लगी थी। जिस तरह चपाती, कमल और बंदूक के कारतूस 1857 के विद्रोह के प्रतीक बन गए थे, उसी तरह आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च पाउडर बस्तर के गांव के प्रतीक बन गए। फरवरी 1910 को गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर का विद्रोह शुरू हुआ, जिसे भूमकाल विद्रोह भी कहा जाता था। धुरवा कबीले के गुंडाधुर का जन्म नेथानार गांव में हुआ था। वैसे उनका बचपन का जीवन का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज न होने के कारण उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं उपलब्ध है। समय के साथ वे आदिवासियों के नेता बन गए। विद्रोह की शुरुआत में गुंडाधुर और उनके साथियों द्वारा बस्तर के पुष्पाल ग्राम बाजार के अन्न भंडार को लूटकर गरीबों में बांटना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने बस्तर की राजधानी जगदलपुर में सरकारी अधिकारियों, सेठ साहूकारों, जमींदारों के घरों पर छापामार हमले किए। थाना, मिशनरी स्कूल भी लूट लिए गए। यह विद्रोह बस्तर साम्राज्य के 84 में से 46 परगनों में जंगल की आग की तरह फैल गया। 2-3 दिन के लिए बस्तर में ब्रिटिश राज का सफाया हो गया, लेकिन बाद में स्थितियां बदल गई। अंग्रेजों ने सैनिकों को इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने बस्तर विद्रोह के सबसे भरोसेमंद विद्रोहियों में से एक सोनू मांझी को रिश्वत देकर ब्रिटिश सैनिकों ने
अपने पक्ष में कर लिया। इसके लिए उसे मोटी रकम देने के साथ उसे एक शक्तिशाली पद देने की गारंटी की गई। सोनू मांझी के गद्दारी से अंग्रेजी सैनिकों ने आदिवासी शिविरों को चारों तरफ से घेर लिया गया और बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। अंतिम टकराव अलीनर गांव में, इसमें बड़ी संख्या में विद्रोही मारे गए और इसी बीच गुंडाधुर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल गए और फिर कभी नहीं दिखा। गुंडाधुर के करिश्माई नेतृत्व के बावजूद विद्रोह की योजना ठीक तरह से नहीं बनाई गई थी, जो इसका विफलता का मुख्य कारण बना। हथियारों का अभाव भी इस विद्रोह के सफल होने में आड़े आई। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने गांव में घुसकर विद्रोहियों के परिवारों को सजा दी, प्रताड़ना दिया। परिणामतः गांव के गांव खाली हो गए, अपने घर द्वार छोड़ करके जंगलों में छिप गए। अंग्रेजों की दोबारा काबू पाने में 3-4 महीने लग गए। गुंडाधुर की तलाश जारी थी क्योंकि वह विद्रोहियों का नेता था। उसकी मौत का मतलब विद्रोह समाप्त होना था, लेकिन अंग्रेजों को कोई सुराग नहीं मिला और इस तरह विद्रोह गुंडाधुर के नाम से अमर हो गया। 1910 के भूमकाल विद्रोह का ही परिणाम था। उस क्षेत्र के वन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाना था, उसे आधा कर दिया गया था और उस समय से आज तक बस्तर क्षेत्र के आदिवासी अपने अस्तित्व जल जंगल जमीन बचाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं। उस समय अंग्रेज थे और आज यहाँ के शासक वर्गों के द्वारा अपने कारपोरेट हितों के साधने के लिए और साधवाने के लिए उस क्षेत्र में जंगल के नीचे, पहाड़ों के नीचे छिपे मूल्यवान खनिजों को बेच दिया गया है। उसमें जितने भी पहाड़ हैं उन सभी पहाड़ों को एक एक करके विभिन्न कारपोरेटों के नाम एग्रीमेंट कर दिया गया है और इसके लिए अर्धसैनिक बलों, पुलिस और वहाँ के स्थानीय गुंडों को इकट्ठा करके हथियार थमा करके आदिवासियों को भगाने की कोशिश आज भी जारी है। ताकि वहाँ के जो आदिवासी हैं माओवादी या नक्सलवादी ग्रुप के शरण में जाकर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और सरकार और वहाँ के आदिवासी के बीच आज भी लड़ाइयाँ जारी है। जो नीति पर अंग्रेज उस विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी, वही नीति वर्तमान सरकार भी उस क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए और जल जंगल जमीन को, प्रकृति को तहस नहस करने के लिए उतारू है। धन्यवाद।